Hello everyone, welcome to Career Launcher, and in this session we are going to talk about CSAT reasoning, previous year questions, and this is part 3. We have already covered 2 parts of this, so if you haven't seen those videos, I would say that go and watch those videos, and you are going to see what kind of questions CSAT is asked, so what you can expect from CSAT reasoning. Okay, now let's start the first one. Now, what does it say? It says if 0 is written as CHUR, then how is player written? Okay, so let me see. So, whenever you see these kind of questions that are of coding, decoding, or alphabetical arrangement, so what is the best thing you can do? You can simply write the alphabets as their corresponding numbers. So for example, Z is 26. What is E? E is written as 5. R is what? 18. O is what? 14. It is written as C, H. Uh, sorry. O is 15. And that is written as UR. Okay, so R is 18, U is 21, H is 8, C is 3. So after Z, if you again start writing alphabet, it is going up by 3 points. It is increased by 3, it is also increased by 3, it is also increased by 3. So I am going to take every third letter from the start. Okay. Now the question is talking about how player is going to be written. Okay. Now, I am just using this statement itself. R goes up by 3 points. I am going to get U. So instead of R, I am going to get U. Instead of E, I am going to get what? I am going to get H. So last 2 alphabets of this should be H and U. Is there any option that is giving us H and U as as the last two statements? That is ऑप्शन डी. सो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि सारे के सारे अल्फाबेट 3 लेटर आगे जा रहे हैं. अगर ऐसा होगा कि पहला लेटर 3 आगे जा रहा है, दूसरा 4 आगे जा रहा है, तीसरा 5 आगे जा रहा है, तो इसका मतलब वो वाली चीज यहाँ पे नहीं चलेगी. हमें ये पता है कि आर 3 आगे जा रहा है तो हमें यू मिलेगा, ई 3 आगे जा रहा है तो हमें एच मिलेगा. सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. और इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्संस. ठीक है. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले ए इज ओल्डर देन बी, तो ए बी से बड़ा है. ठीक है. अब इससे तो मुझे ये पता है कि ए बी से बड़ा है, लेकिन ए क्या सबसे बड़ा है ये हमें नहीं पता. सी और डी सेम एज के हैं. ठीक है. अगेन हमें ओल्डर के बारे में कोई आइडिया नहीं है. ई इज द यंगेस्ट, ई सबसे छोटा है. ठीक है. एफ जो है वो डी से छोटा है, एफ डी से छोटा है मतलब डी एफ से बड़ा है, और एफ जो है वो ए से बड़ा है. अगर हमें एक्चुअली ये बात फाइंड आउट करनी है कि सबसे बड़ा कौन है, इसका मतलब हमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. क्यों? क्योंकि हर स्टेटमेंट 2 अलग लोगों के बारे में रिलेशन बता रहा है. तो अब यहां से अगर मैं सारे लूं तो सबसे पहले डी एफ से बड़ा है. ठीक है. उसके बाद एफ ए से बड़ा है, एफ ए से बड़ा है. ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है. और ई यंगेस्ट है मतलब ई सबसे छोटा है, और जो सी है वो डी के बराबर है. तो हमें ये अरेंजमेंट बनाने के लिए क्या हमें सारे स्टेटमेंट्स की जरूरत है? हाँ है. इसीलिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल 5 स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी नेसेसरी. मतलब 5 के 5 नेसेसरी हैं. तो आंसर इस क्वेश्चन का आएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल 5. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्या कह रहा है कि देयर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी ई इन अ फैमिली. तो एक फैमिली है उसमें 5 लोग हैं, और क्वेश्चन ये बोल रहा है ई और बी का रिलेशन क्या है. ठीक है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन इन स्टेटमेंट्स. ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि कितने स्टेटमेंट यूज करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ. सिंपली ए एंड बी आर मैरिड कपल, ये पहला स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि ए और बी इसमें हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन. ठीक है. डी इज फादर ऑफ सी, सो डी जो है वो सी का फादर है, मतलब डी तो मेल है. सी और डी सी का जेंडर हमें नहीं पता.
सी कोई भी हो सकता है, सी सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। अगला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ई इज डी सन, तो डी का जो सन है वो ई है, ठीक है, मतलब ये भी मेल है, ठीक है। ए एंड सी आर सिस्टर्स, सो ए जो है और सी जो है दोनों सिस्टर है, ठीक है। ए और बी मैरिड कपल है, तो इसका मतलब ए फीमेल होगी। ये तब आएगा जब मैं फोर्थ स्टेटमेंट यूज करूंगा, अदरवाइज ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। मुझे ई और बी का रिलेशन चाहिए, ये अपन देखते हैं। तो अगर मैं दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यूज करूं तो मुझे ई और सी के बीच का रिलेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पहला और चौथा स्टेटमेंट यूज करूं तो मुझे मेरे पास ए और सी का रिलेशन आएगा। सो बेसिकली मुझे सारे रिलेशन बिल्डअप करने के लिए चारों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या चारों स्टेटमेंट के बाद आंसर आएगा, देखते हैं। तो डी जो है, डी मेल है, उसका एक सन है, कौन है उसका, उसका जो सन है वो है अपना ई, दैट इज मेल, ठीक है। उसके बाद सी जो होगी, सी सिस्टर है, इसका मतलब सी फीमेल होगी। सी एंड ए आर सिस्टर्स, मतलब ए जो होगी वो भी फीमेल होगी। और जो बी होगा वो कौन होगा, बी इसका हस्बैंड होगा। सो जो बी होगा वो डी का सन इन लॉ होगा, तो सन इन लॉ होगा, ठीक है। लेकिन हमसे रिलेशन डी के बारे में नहीं पूछा, ई के बारे में पूछा है। तो ई और बी, ई सॉरी, ई और बी आपस में एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ होंगे, मतलब जीजा साले होंगे। ई साला होगा और बी जो होगा वो जीजा होगा इसका। और अगर हम चारों स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नाउ। अब ये बोल रहा है कि चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे ऐसा कौन सा ग्रुप है जो बाकियों से अलग है, ठीक है। 17, 37, 47, 97, इसमें मैं मुझे जो एक चीज दिख रही है, पहली चीज तो ये है कि यूनिट डिजिट सेम है। दूसरी चीज ये दिख रही है कि सारे के सारे प्राइम नंबर। तो पहला जो है वो यूनिट सेम एंड ऑल प्राइम, ठीक है। अब देखते हैं आगे में क्या हमारे लिए ये चीज काम करेगी। 31, 41, 53, 67, सबकी यूनिट डिजिट तो सेम नहीं है लेकिन सारे प्राइम है। चलिए 71, 73, 79, 83, ठीक है, यूनिट डिजिट सेम नहीं है लेकिन सारे प्राइम है। तो मतलब एक रिलेशन तो सब में कॉमन है कि सारे के सारे प्राइम नंबर है। लास्ट वाला देखते हैं, 83, 89, 91, 97। 91 प्राइम नहीं है क्योंकि 91 7 इंटू 13 है, 13 7 से इज 91, इसका मतलब ऑल प्राइम नहीं है। सो कौन सा ग्रुप जो है वो बाकी ग्रुप से अलग होगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि कुछ कुछ गंदे से निशान बने हुए हैं। पहली चीज बोल रहा है 7, कुछ तो रैंडम निशान बना हुआ है, फिर 9, फिर कुछ तो रैंडम निशान बना हुआ है 10, और इसकी वैल्यू जो हमें है वो 8 लेना है, ठीक है। 8 में कैसे बनाऊंगा, अ, न- 7, 9, 7, 16, 16 में से 10 गया बचा 6, पॉसिबल नहीं है। 7, 10, 17, 17 में से 9 गया बचा कितना, 8। तो मतलब ये प्लस ये माइनस ये होना चाहिए। चलिए दूसरी चीज देखते हैं, 9, 11, 30। अब 9, 11, 30 को अगर हम देखें तो ये वैल्यू 5 के बराबर है। इन दोनों को ऐड करके ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 5 नहीं आएगी। तो इसका मतलब हमने जो लॉजिक सोचा है वो कहीं तो गलत है। एक काम करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। 9, 7, 16, 16, 10, 26, माई सम कम्स आउट टू बी 26, ठीक है। 9, 11, 9, 20, सॉरी 11, 9, 20, 20, 30, 50, ठीक है। 26 का सम ऑफ डिजिट्स जो होता है वो 8 होता है। 50 का सम ऑफ डिजिट्स होता है वो 5 होता है, 5 प्लस 0। अब ये लॉजिक यहाँ पे यूज कर लेते हैं, 11, 17, 21, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी 32, 17, 49, हमें मिलेगा 49। 49 का सम ऑफ डिजिट्स 4 प्लस 9 दैट इज 13, मतलब ये जो लॉजिक हमने लगाई ये तो सही है। तो अब जो चीज है, अब हम क्या करेंगे, 23 प्लस 4 प्लस 15 कितना आएगा, 27 प्लस 15 दैट इज 42। अब तीनों का समेशन आ रहा है 42। अब इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 6 होगा। तो क्या हमारा आंसर मैच करेगा, हाँ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। There are four letters and exactly four envelopes. Exactly one letter is to be put in exactly one envelope with the correct address. If letters are randomly inserted in the envelopes, then consider the following statements. ठीक है. It is possible that exactly one letter goes to wrong envelope. ठीक है. अपने पास चार envelope हैं. Let's call them A, B, C, D. A, B, C, D. इसमें जो करेक्ट लेटर जा रहा है वो जा रहा है 1, इसमें जो करेक्ट लेटर जा रहा है वो जा रहा है 2, इसमें करेक्ट लेटर जा रहा है वो जा रहा है 3, इसमें जो करेक्ट लेटर जा रहा है वो जा रहा है 4। तो अगर मैं 1 को ए में डाल दूं, 2 को बी में डाल दूं, 3 को सी में डाल दूं, तो चौथा वाला भी सही होगा, चौथा वाला गलत नहीं हो सकता। क्योंकि गलत होने के लिए ऐसा हो सकता है ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, मतलब ये गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर 3 सही है तो चौथा कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए इसमें पहला वाला स्टेटमेंट जो होगा वो गलत होगा। तो इसका मतलब ये और ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब ये कह रहा है कि 2 लेटर गलत जाने कितने तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी सही चले गए, सी का डी में चला गया, डी का सी में चला गया, ये हो सकता है। ए और सी में सही चला गया, मतलब इसमें 1 चला गया, इसमें 3 चला गया, 2 और 4 इंटरचेंज हो सकते हैं। ए और डी ये भी हो सकता है। बी और सी ये भी सही जा सकते हैं, बी और डी ये भी सही जा सकते हैं, सी और डी ये भी सही जा सकते हैं। मतलब 6 केस ऐसे होंगे जहां पे एग्जैक्टली 2 लेटर अपनी अपनी जगह सही जा रहे हैं और 2 लेटर एग्जैक्टली गलत जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा वो एकदम सही होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू while फर्स्ट इज फॉल्स। Now, in case any doubt, just ask me a question. I would be happy to respond. Thank you.